नमस्कार दोस्तों, जीएस विथ मनीष में आप सभी प्रिय मित्रों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सीटेट 2022 के लिए गणित शिक्षण के महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों के इस सीरीज़ में आज हमारी दूसरी क्लास है। सीरीज़ के पहले क्लास में हम लोगों ने 30 प्रश्नों का अध्ययन किया था, जो कि सीटेट 2022 में गणित शिक्षण के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे। इसी क्रम में आज हम लोग दूसरी क्लास में पुनः 35 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और फिर अगली क्लास में जो तीसरी क्लास हमारी होगी उसमें 35 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जिससे हमारा 100 प्रश्न पूरा हो जाएगा, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। इसके माध्यम से आप लोग गणित शिक्षण के 15 प्रश्नों में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल करने में सक्षम होंगे। तो इसी के साथ हम लोग आज की अपनी क्लास को शुरू करते हैं, जिसमें हमारा आज का पहला प्रश्न है, गणित शिक्षण के दौरान बालकों को कोई पाठ पढ़ाने से पूर्व एक शिक्षक को किसका ज्ञान प्राप्त कर लेना आवश्यक होता है। पहला ऑप्शन कह रहा है संबंधित पाठ के उद्देश्यों का, संबंधित पाठ के शिक्षण विधियों का, संबंधित पाठ के प्रश्न बैंक का, इनमें से कोई नहीं। हमारा सही ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा कि गणित शिक्षण के दौरान बालकों को कोई पाठ पढ़ाने से पूर्व एक शिक्षक को सबसे कार्य जो करना चाहिए, उस संबंधित पाठ के उद्देश्यों को जान लेना चाहिए कि बच्चों को पढ़ाने जा रहा है उसके क्या उद्देश्य हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, गणित शिक्षण में त्रुटियों की विश्लेषण हेतु अपेक्षित अधिगम सफलता किसकी शिक्षण दक्षता पर निर्भर करती है। शिक्षक की दक्षता पर, छात्र की दक्षता पर, अभिभावक की दक्षता पर या प्रधानाचार्य की दक्षता पर। तो गणित शिक्षण में त्रुटियों की विश्लेषण हेतु अपेक्षित अधिगम सफलता जो होता है वह शिक्षक के शिक्षण दक्षता पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, गणित में निम्न में से कौन सा चरण समस्या समाधान विधि का नहीं है। शारीरिक साक्ष्यों को अधिक महत्व देना, आंकड़ों का संकलन तथा व्याख्या करना, निष्कर्ष निकालना तथा सामान्यीकरण करना, और चौथा है समस्या को समझना तथा परिभाषित करना। तो गणित में शारीरिक साक्ष्यों को अधिक महत्व देना यह चरण समस्या समाधान विधि का नहीं है, अतः ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। कि प्रश्न देखेंगे, समस्या समाधान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी ओर सीखने संबंधी सभी क्रियाएं अग्रसर होती हैं तथा दी गई समस्या का समाधान करती हैं। उक्त परिभाषा दी है किन्स ने, हर्बर्ट ने, योकम और सिम्पसन ने, क्रो ने। तो उपयुक्त परिभाषा जो दी गई है यह ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, योकम तथा सिम्पसन ने दिया था। अगला प्रश्न देखेंगे, क्षेत्रमिति पढ़ाते समय शिक्षक आगे बढ़ने से पहले बोर्ड पर सभी सूत्र लिख देता है। यह तरीका दर्शाता है कि वह अनुपालन कर रहा है, अर्थात यह तरीका किस प्रकार के नियम को दर्शाता है। निगमन उपागम, प्रायोगिक उपागम, व्यवहारिक उपागम या आगमन उपागम। तो यह जो तरीका है कि शिक्षक पहले बोर्ड पर सभी सूत्रों को लिख देता है, उसके बाद पठन पाठन की प्रक्रिया शुरू करता है, तो यह तरीका निगमन उपागम का है। इसके अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत हम नियम से उदाहरण की ओर चीज़ों को लेकर चलते हैं। नियम हो सकता है, सूत्र हो सकता है, ठीक है। तो निगमन उपागम में हम नियम से उदाहरण की ओर चलते हैं। वही कार्य यहाँ पे शिक्षक द्वारा किया जा रहा है कि क्षेत्रमिति पढ़ाते समय शिक्षक आगे बढ़ने से पहले बोर्ड पर सभी सूत्रों को लिख देता है, अर्थात पहले वो बोर्ड पर सभी सूत्रों को, नियमों को लिख देता है, उसके बाद वह आगे के तरीका को दर्शाता है या अनुपालन करता है। तो यह जो विधि हो जाएगी यह नियम या सूत्र से उदाहरण की ओर हो जाएगी, जो निगमन उपागम की विशेषता है। अगला प्रश्न देखेंगे, गणित शिक्षण के दौरान बच्चों में त्रुटियों का विश्लेषण करने हेतु एक शिक्षक के लिए आवश्यक है बच्चों को गणित विषय के प्रति जागरूक करना, बच्चों के गणितीय चिन्हों के सही प्रयोग के विषय में बताना, बच्चों में समस्या का विश्लेषण तथा संश्लेषण करने की योग्यता का विकास करना, उपरोक्त सभी। हमारा ऑप्शन नंबर 1 भी सही हो जाएगा कि बच्चों को गणित विषय के प्रति जागरूक करना। दूसरा ऑप्शन कह रहा है बच्चों को गणितीय चिन्हों के सही प्रयोग के विषय में बताना, अतः ये भी सही हो जाएगा। और तीसरा कह रहा है बच्चों में समस्या का विश्लेषण तथा संश्लेषण करने की योग्यता का विकास करना, तो ये भी सही है। अतः ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा कि उपरोक्त सभी जो है गणित शिक्षण के दौरान बच्चों में त्रुटियों का विश्लेषण करने हेतु एक शिक्षक के लिए आवश्यक है, अतः ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे,
गणित विषय में छात्रों में गति एवं शुद्धता विकसित करने के लिए गणित अध्यापक को शिक्षण करते समय ध्यान रखना चाहिए। मौखिक कार्य, निर्धारित तथा सीमित समय में दत्त कार्य, गणना संबंधी सहायक सामग्री का प्रयोग, ए और बी अर्थात। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा कि गणित विषय में छात्रों में गति एवं शुद्धता विकसित करने के लिए गणित अध्यापक को शिक्षण करते समय मौखिक कार्य का भी ध्यान रखना है और निर्धारण तथा सीमित समय में दत्त कार्य का भी ख्याल रखना है। अतः ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। तीसरा इसलिए नहीं होगा कि गणना संबंधी सहायक सामग्री का प्रयोग करने के लिए कह रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि हम बच्चों को कभी इस चीज़ के लिए प्रोत्साहित नहीं करेंगे कि जब उनको गणना करने की आवश्यकता पड़े तो वो किसी सहायक सामग्री का प्रयोग करें, वो कैलकुलेटर का प्रयोग करें या मोबाइल का प्रयोग करें। तो ऐसी सहायक किसी भी प्रकार की सहायक सामग्री का प्रयोग करने के लिए हमको बच्चों को प्रोत्साहित नहीं करना है। वह किसी भी प्रकार की सहायक सामग्री का इस्तेमाल नहीं करेंगे, गणना संबंधी चीज़ों को वो स्वयं गणना करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। कोठारी आयोग के अनुसार मूल्यांकन किस प्रकार की प्रक्रिया है? एकाकी, सतत, उपयोगी, अनुपयोगी। तो कोठारी आयोग के अनुसार मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। ठीक है, अतः दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कोठारी आयोग के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए। कोठारी आयोग के जो अध्यक्ष थे ये DS कोठारी जी थे और इसका गठन 14 जुलाई 1964 को हुआ था। 14 जुलाई 1964 में इसका गठन किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में क्या मूल्यांकन का सोपान है? निगम अनुभव की योजना बनाना, शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण करना, शिक्षण उद्देश्यों को परिभाषित करना, ये सभी। तो ये सभी जो हमारे हो जाएंगे ये मूल्यांकन के सोपान हैं। अधिगम अनुभव का योजना बनाना भी, उद्देश्यों का निर्धारण करना भी और शिक्षण उद्देश्यों को परिभाषित करना भी, ये सभी मूल्यांकन के सोपान हो जाएंगे। अतः ऑप्शन हमारा जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। एक अच्छी परीक्षा का लक्षण नहीं है आसान स्तर, विश्वसनीयता, वैधता, व्यापकता। तो एक अच्छी परीक्षा का लक्षण आसान स्तर नहीं है। ठीक है, एक अच्छी परीक्षा का लक्षण विश्वसनीयता है, व्यापकता है, वैधता है, लेकिन स्तर का आसान होना ये अच्छी परीक्षा का लक्षण नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से क्या मूल्यांकन की एक प्रविधि है? लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, प्रयोगात्मक परीक्षा, ये सभी। तो ये सभी मूल्यांकन की प्रविधि हैं। अतः ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा ये हमारा सही हो जाएगा कि मूल्यांकन लिखित भी होना चाहिए, मौखिक भी होना चाहिए, प्रयोगात्मक परीक्षा के रूप में भी होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न में मूल्यांकन की प्रक्रिया है प्रश्नावली, साक्षात्कार, पड़ताल सूची, ये सभी। तो गणित शिक्षण में मूल्यांकन की ये सभी प्रक्रियाएं हैं। प्रश्नावली भी है, साक्षात्कार भी है, पड़ताल सूची भी है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है। निम्न में से यह कथन किसका है? गुड्स का, डांडेकर का, स्किनर का, जीन पियाजे का। तो यह कथन जो है यह ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, गुड्स का है कि मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे। बच्चों के वर्गीकरण और कक्षा उन्नति के लिए निम्न में से कौन सा मूल्यांकन अति आवश्यक है? व्यापक मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन, व्यक्तित्व मूल्यांकन। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा कि बच्चों के वर्गीकरण और कक्षा उन्नति के लिए व्यापक मूल्यांकन अति आवश्यक है। अगला प्रश्न देखेंगे। एक अध्यापक अपनी कक्षा में छात्रों को त्रिभुजों की रचना संबंधी प्रश्न हल करवाता है। वह कक्षा में किस क्षेत्र से संबंधित शिक्षण कर रहा है? मापन संबंधी, मूल्यांकन संबंधी, अधिगम संबंधी, सांख्य विधि संबंधी। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा कि अध्यापक जो है वह कक्षा में मापन संबंधी कार्य शिक्षण करवा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। मूल्यांकन किया जाता है उपलब्धि की जांच करने के लिए, अस्पष्ट अवधारणाओं का पता लगाने के लिए, कक्षा में प्रोन्नति के लिए, प्रतियोगिता की भावना जागृत करने के लिए। तो मूल्यांकन जो किया जाता है इसका प्रमुख उद्देश्य मूल्यांकन करने का होता है उपलब्धि की जांच करने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 अधिगम की रचनावादी उपागम पर बल देती है क्योंकि यह डाट डाट पर केंद्रित है। अर्थात यह किस पर केंद्रित है? पहला ऑप्शन कह रहा है शिक्षक द्वारा प्रभावी व्याख्यान और अनुदेशन पर केंद्रित है। दूसरा कह रहा है परिभाषाओं और सूत्रों को याद करने पर अनुदेशित है। तीसरा कह रहा है नियमित गृह कार्य जमा कराने पर में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारिता पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 अधिगम की रचनावादी उपागम पर बल देते हुए गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारिता पर केंद्रित है। अगला प्रश्न देखेंगे, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में है? भौतिक, मानसिक, व्यावहारिक, आध्यात्मिक। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व व्यवहारिक रूप में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पाठ्यक्रम में अंकगणित शिक्षण का महत्व है घरेलू कार्य हेतु, मजदूरी व व्यवसाय हेतु, व्यवहारिक उपयोग हेतु, ये सभी। तो पाठ्यक्रम में अंकगणित शिक्षण का महत्व घरेलू कार्य हेतु में भी है, मजदूरी व व्यवसाय में भी है, व्यवहारिक उपयोग में भी है। अतः ये सभी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत निम्न में से कौन सा है? पहला ऑप्शन कह रहा है विभिन्न विषयों से सहसंबंध, दूसरा कह रहा है अग्रदर्शी, तीसरा ऑप्शन कह रहा है अवकाश का सदुपयोग और चौथा कह रहा है ये सभी। तो पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत विभिन्न विषयों से सहसंबंध पर भी आधारित है, अग्रदर्शी भी है यह, और अवकाश का सदुपयोग से भी संबंधित है। अतः ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, कक्षा में गणित शिक्षण के साथ साथ आयोजित की जाने वाली मासिक परीक्षाओं की आवश्यकता होती है। पहला ऑप्शन कह रहा है छात्रों की कमजोरी दूर करने के लिए, दूसरा कह रहा है छात्रों को वार्षिक परीक्षाएं उत्तीर्ण कराने के लिए, तीसरा कह रहा है छात्रों को अधिक से अधिक अभ्यास कार्य करवाने के लिए, और चौथा ऑप्शन कह रहा है छात्रों की गणित विषय के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए। तो कक्षा में गणित शिक्षण के साथ साथ आयोजित की जाने वाली मासिक परीक्षाओं की आवश्यकता छात्रों को अधिक से अधिक अभ्यास कार्य करवाने के लिए की जाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो हमारा हो जाएगा ये सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, गणित की प्रकृति एवं संरचना में निम्नलिखित विशेषता नहीं है। पहला ऑप्शन कह रहा है गणित की विषय वस्तु में सामंजस्यता है, दूसरा कह रहा है गणित की सभी शाखाओं का मूल आधार समुच्चय सिद्धांत भाषा है, और तीसरा कह रहा है गणित की भाषा सांकेतिक है, चौथा ऑप्शन कह रहा है गणित के निष्कर्ष निश्चित एवं तर्कसंगत होते हैं। हमारा प्रश्न क्या कह रहा है? गणित की प्रकृति एवं संरचना में निम्नलिखित विशेषता नहीं है, अर्थात गणित की प्रकृति में और संरचना में कौन सी विशेषता नहीं है। पहला ऑप्शन कह रहा है गणित की विषय वस्तु में सामंजस्यता होती है, तो ये तो हमारी विशेषता है कि गणित की विषय वस्तु में सामंजस्यता होती है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है गणित की सभी शाखाओं का मूल आधार समुच्चय सिद्धांत भाषा है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, गणित की भाषा सांकेतिक होती है, तो ये भी गणित की विशेषता है। ठीक है ना, गणित की प्रकृति है। और चौथा कह रहा है गणित के निष्कर्ष निश्चित एवं तर्कसंगत होते हैं, तो ये भी गणित की प्रकृति है। अतः ऑप्शन हो जाएगा, यही हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, गणित विषय में होने वाली संक्रियाएं, गणनाएं एवं सिद्धांतों का अध्ययन यथार्थ में किस प्रकार की प्रक्रियाएं हैं? मानसिक, मौखिक, लिखित, इनमें से कोई नहीं। तो गणित विषय में होने वाली संक्रियाएं, गणनाएं, सिद्धांतों का अध्ययन यथार्थ रूप से मानसिक प्रक्रियाएं हैं। अतः ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, गणित की भाषा का अंग है, गणित की भाषा का अंग है सूत्र, संख्या, संख्यांक, चर, संकेत, ये सभी। तो गणित भाषा का अंग सूत्र भी है, संख्या संख्यांक भी है, संकेत भी है। अतः ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ये सभी गणित की भाषा के अंग हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, गणितीय भाषा का स्वरूप है जोड़, घटाव, गुणा, ये सभी। तो गणितीय भाषा का स्वरूप जोड़ भी है, घटाव भी है, गुणा भी है, भाग भी हो जाएगा, ये सभी गणितीय भाषा के स्वरूप हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, गणित शिक्षण की आगमन विधि में
किस शिक्षण सूत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है? विशिष्ट से सामान्य की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, नियम से उदाहरण की ओर। ठीक है, तो आगमन विधि क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। आगमन विधि जो होता है उसमें हम उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं। ठीक है, आगमन विधि में उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं और निगमन विधि में नियम से उदाहरण की ओर चलते हैं। तो कह रहा है इसमें गणित शिक्षण की आगमन विधि में किस शिक्षण सूत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो विशिष्ट से सामान्य की ओर इसका प्रयोग किया जाता है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर इसका भी प्रयोग किया जाता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर इसका भी प्रयोग किया जाता है और नियम से उदाहरण की ओर जो होगा यह इसका प्रयोग हम आगमन विधि में नहीं करेंगे क्योंकि इसका प्रयोग निगमन विधि में होता है। अतः ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मापन का सर्वाधिक विश्वसनीय स्केल है अनुपात, क्रमिक, अंतराल, शाब्दिक। तो मापन का सर्वाधिक विश्वसनीय स्केल जो होता है वह अनुपात होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, खोज विधि का प्रतिपादन किसने किया था? आर्मस्ट्रांग ने, किलपैट्रिक ने, ज्यूबी ने, वीएफ स्किनर ने। तो खोज विधि का प्रतिपादन आर्मस्ट्रांग ने किया था। प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग ने खोज विधि का प्रतिपादन किया था। इसी को ह्यूरिस्टिक विधि भी कहते हैं, अन्वेषण विधि भी कहते हैं। ठीक है ना, तो खोज विधि को ही ह्यूरिस्टिक विधि भी कहते हैं, अन्वेषण विधि भी कहते हैं, जिसका प्रतिपादन आर्मस्ट्रांग ने किया था। अतः ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सी विधि विश्लेषण विधि के ठीक विपरीत है? व्याख्यान विधि, संश्लेषण विधि, निगमन विधि। विश्लेषण विधि के ठीक विपरीत जो विधि है वो संश्लेषण विधि है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निरीक्षण, नियमीकरण तथा परीक्षण किस विधि के पद हैं? निगमन विधि के, खोज विधि के, आगमन विधि के, प्रयोगशाला विधि के। तो उदाहरण, निरीक्षण, नियमीकरण तथा परीक्षण यह आगमन विधि के पद हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, शिक्षण की प्रयोगशाला विधि में निम्न में से किस सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया जाता? करके सीखना, निरीक्षण से सीखना, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, देखो सुनो और समझो। तो शिक्षण की प्रयोगशाला विधि में देखो सुनो और समझो सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। प्रयोगशाला में करके सीखा जाता है तो ये सही है, निरीक्षण करके सीखना होता है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर लोग सीखते हैं, लेकिन देखो सुनो और समझो यह सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं होता है उसमें। अगला प्रश्न देखेंगे, किसी गणितज्ञ के कार्यों की प्रशंसा करना किस मूल्य से संबंधित है? बौद्धिक मूल्य, प्रयोगात्मक मूल्य, सौंदर्यात्मक मूल्य, इनमें से कोई नहीं। तो किसी गणितज्ञ के कार्यों की प्रशंसा करना सौंदर्यात्मक मूल्य से संबंधित है। अतः ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जिस विधि में नवीन नियम की स्थापना उदाहरणों द्वारा की जाती है वह विधि है विश्लेषण विधि, निगमन विधि, आगमन विधि, प्रयोजना विधि। तो जिस विधि में नवीन नियम की स्थापना उदाहरणों के माध्यम से हो रहा है वो आगमन विधि हो जाएगा। ठीक है, जब नियम की स्थापना उदाहरणों के माध्यम से हो तो वह आगमन विधि हो जाएगा। नियमों द्वारा उदाहरणों की स्थापना की जाए तब वह निगमन विधि हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, बालक सोचने विचारने के बाद सही निर्णय ले सकता है वह किस प्रकार के उद्देश्य की प्राप्ति बताता है? अभिवृत्ति, अभिरुचि, प्रशंसा, ज्ञानोपयोग। तो बालक सोचने विचारने के बाद सही निर्णय ले सकता है, यह अभिवृत्ति उद्देश्य की प्राप्ति को बताता है। अतः ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रायोजना विधि के जन्मदाता कहलाते हैं जॉन ड्यूई, आर्मस्ट्रांग, किलपैट्रिक, स्टीवेंसन। तो प्रायोजना विधि के जन्मदाता किलपैट्रिक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर 3